सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज 20 अक्टूबर 2023 को जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो सकते थे, उन सभी प्रश्नों को किया हमने शामिल और देखते हैं। पहला प्रश्न, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC का वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो उनका नाम है पंकज बोरा। और पंकज जो बोरा है वो USA और इंडिया का जो IACC का जो फॉर्म है उसका अध्यक्ष उनको बनाया गया है। और दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जितने भी व्यापार से संबंधित जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं उन्हीं को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सारी चीजें करी जाती है। मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि USA और भारत के बीच में जो व्यापार होता है उस व्यापार के अंदर भारत सबसे ज्यादा निर्यात अगर किसी देश को करता है, उन देशों में से एक जो देश है उसका नाम USA भी है। तो भारत के तौर पर अगर देखा जाए तो USA बहुत बड़ा जो है आर्थिक तौर पर भारत का पार्टनर बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ही IACC काम करता है। और IACC द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप का जो अवार्ड है वो हर साल दिया जाता है और इस बार का जो अवार्ड है वो दिया गया विवेक लाल को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, R21 मैट्रिक्स MT1 मलेरिया वैक्सीन जो है उसको विकसित करने के लिए किन संगठनों ने आपस में क्या किया? सहयोग किया है। तो सहयोग के बारे में आपको बताता चलूं कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में आप सबको पता है। इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो इंडिया का है और दोनों ने एक मलेरिया से संबंधित एक बहुत बड़ी दवा इजाद करी है। और कौन कौन से देशों के अंदर वो चली जा रही, तो मैं आपको बताता चलूं। जो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि नाइजीरिया, घाना, इसके अलावा बुर्किना फासो, वहां पे इसको इस्तेमाल करने की क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। सबसे ज्यादा अगर मलेरिया सबसे ज्यादा अभी भी कहीं होता है तो कहां होता है? अफ्रीका महाद्वीप में होता है, जहां पे साफ सफाई कह सकते हैं यहाँ पे या और चीजें इसमें नीटनेस एंड क्लीननेस की जो वहां पे कमी पाई जाता है और उसकी वजह से मलेरिया वहां पे सबसे ज्यादा होता है। यद्यपि वहां पे दवाओं का भी थोड़ा अभाव रहता है क्योंकि कुपोषित भी सबसे ज्यादा वहीं पे है। गरीब देशों के राष्ट्रों में भी अगर देखा जाए तो अफ्रीका जो महाद्वीप उसके सबसे ज्यादा आते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा वहां पे मलेरिया भी की जो बीमारी है सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट अब तक वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस उनको दे दिया गया। जहां पर जो भी अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ के द्वारा जो भी बीमारी के लिए जो भी दवा बनाई गई है उसको किस देश के अंदर सबसे पहले अगर लाइसेंस मिला है तो अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश है, वहां पर इसको लाइसेंस दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सितंबर के अंदर सकल सेवा कर GST हर साल ये दिन प्रतिदिन या कह सकते हैं कि 10% वार्षिक दर से इसकी जो है बढ़ोतरी हो रही है। GST का जो पूरा जो हम कलेक्शंस करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इसी में हो रही है। उसी की वजह से जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा खर्चे कर पाती है विकास के कार्यों के लिए। और पूछा जा रहा है कि इसके अंदर इसका प्रतिशत कितना रहा या कह सकते हैं कितने ट्रिलियन रहा, तो 1.62 ट्रिलियन इस बार का GST जो संग्रह है वो रहा है। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का जो है उसके अंदर 1,62,712 करोड़ रुपया कह सकते हैं कि 10% बढ़ोतरी के साथ में इन्होंने करा है। इसके अलावा अगर सेंट्रल GST की बात करें, स्टेट GST की बात करें तो 29,818, इसके अलावा 37,657 करोड़ रुपए जो है वो GST के भारत ने कलेक्ट करे हैं। उसके बाद में जैसे GST कलेक्ट होती है उसके बाद में केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को भी इसमें समानांतर रूप से अनुपातिक तौर पे देखा जाए तो उनको फिर ये बांट देती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया? बस पहले से ऐसा प्रश्न बना हुआ था। रसिया, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रहा है और अभी लगभग जो है वो 2 साल के आसपास उनको होने वाले हैं, तो वहां पर अगर देखा जाए तो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन जो है ये समिति जो कमेटी कहते हैं, उन्होंने किस देश की ओलंपिक सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो उस देश का नाम है रूस। क्योंकि रूस ने बहुत सारे ऐसे जगहों पे यूक्रेन की जो जगहों पे आक्रमण किया जहां पे बहुत सारे जो ओलंपिक से संबंधित जो खेल वहां पे आयोजित करे जाते थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको तबाह कर दिया था। और इसीलिए IOC ने सबसे पहले रूस को ओलंपिक समिति से उसको हटा दिया गया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स। आईओसी ने रूसी ओलंपिक को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है। संचार निदेशक मार्क एडम्स है और कारण है यूक्रेन को खेल क्षेत्र में शामिल करने के लिए उनको क्या कर दिया गया, यहां से निलंबित कर दिया गया।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के अंदर ये है कि यूएनओ के अलावा डब्ल्यूएचओ के द्वारा और बहुत सारे ब्रिक्स के देश हैं, एडीबी हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, बहुत ऐसे विकसित देश हैं जो गरीब राष्ट्रों को क्या देते हैं, धन आदि मुहैया करवाते हैं जिससे गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। और सबसे ज्यादा अगर कोई है तो कौन से हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा गरीब पाए जाते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य गरीबी हटाने के लिए व्यापक तौर पे किए गए एक प्रयास को उजागर करना है। इसके अलावा अच्छा काम मिले लोगों को और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान का व्यवहार अगर लाना हो, सभी के लिए अगर कर सकते हैं, सेल्फ स्टीम्स की बात करें, सोशल रिकॉग्निशंस की बात करें, वो अगर गरीबी जब हटेगी तभी सारी चीजें संभव हो पाएंगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश ने यूरोप का पहला निजी स्पेस कह सकते हैं निजी रॉकेट स्पाउस जो है कह सकते हैं मीरा वन जो है किसने लॉन्च किया है? उस देश का नाम है स्पेन। यूरोप का ही एक देश है। इसके अलावा इस जो रॉकेट है इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये रीयूजेबल है। कह सकते हैं कि एक बार इसका यूज करने के बाद में इसको दोबारा भी यूज करा जा सकता है और ऐसा ही इन्होंने इस बार करा है क्योंकि इन्होंने जब इसको रॉकेट को जो प्रक्षेपित करा तो उसके बाद में जब वो नीचे गिरा तो किसी सागर के अंदर गिरा, वहां से इसको उठा करके वापस उसको वापस क्या कर लिया, रीयूज कर लिया और उसके बाद उसको वापस दोबारा भविष्य में भी काम लिया जा सकता है। तो ये स्पेन में देखा, मीरा एक यूरोपीय देश स्पेन का रीयूजेबल रॉकेट है। प्रक्षेपण जो स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी है पीएलडी ने करा। मीरा वन एक एकल चरण रॉकेट, ऊंचाई 41 फीट है इसकी, भार 220 है। अब इंपॉर्टेंट बात आप देखने को मिल रही है आपको, अटलांटिक महासागर में उतरा और कंपनी ने इसे पुनर्प्राप्त कर लिया। इसके अलावा रिकवरी सिस्टम ने लेस इस रॉकेट को समुद्र से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है सवाल कि ऐसा कौन सा रॉकेट है जो रीयूजेबल हो सकता है और एक बार आप प्रक्षेपित उसको कर देते हैं उसके बाद उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है सेकेंड लॉन्चिंग के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज की जो चैंपियनशिप 2023 हुई उसका खिताब किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं, इस जो खिताब का जो जीतने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं उनका नाम है रोक जो है वो सावधानी है, ये इनका साधवानी जो नाम है वो इनका नाम है। आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे विदित गुजराती, मुकेश और प्रागनंदा को कौन भूल सकता है। अभी उन्होंने हाल ही के अंदर जो है विश्व चैंपियनशिप हुई, हालांकि वो उपविजेता रहे थे लेकिन ये भी भारत के बहुत बड़े जाने माने एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। तो सारे के सारे जो लोग हैं ये सारे के सारे ग्रैंड मास्टर ही हैं। लेकिन पूछा जा रहा है सवाल आपसे कि विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो उनका नाम है रौनक साधवानी। रौनक साधवानी के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि ये भी ग्रैंड मास्टर तो है ही, साथ साथ ही इसके अलावा उन्होंने 3 प्रतियोगिताओं में हाल ही में उन्होंने क्या किया, विजेता बने हैं। लड़कियों के वर्ग की बात करें, गौवार बुदुल्यवा है प्रथम। अब अगर भारत की बात हो रही है तो भारत के सबसे कम उम्र के और बहुत बड़े विख्यात खिलाड़ी रहे हैं जिनका नाम विश्वनाथन आनंद था और अभी भी है वर्तमान में वो। तो उन्होंने मात्र 14 वर्ष के अंदर ही ग्रैंड जो मास्टर का जो कह सकते हैं एक जो डिग्री होती है या कह सकते हैं खिताब होता है उन्होंने प्राप्त कर लिया था और बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। नॉर्वेजियन ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लस ने अल्माटी में विश्व रैपिड और विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में दोनों में जीतकर इतिहास को रच दिया। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नॉर्वे के और मैग्नस कार्लस को सब लोग जानते हैं एज ए शतरंज के खिलाड़ी के तौर पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ में एक अनुबंध किया है? तो उस जो है शिपयार्ड की अगर बात करी जा रही है तो ये कौन सा है? ये है मजगांव डॉक शिपयार्ड। मजगांव डॉक शिपयार्ड जो है वो बहुत सारे ऐसे जलयानों का क्या करता है, निर्माण करता रहता है, किसी अन्य के सहयोग से भी, स्वयं भी कर लेता है और भारतीय तटरक्षक को प्रशिक्षण जहाज जो है उसका निर्माण इसी ने किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। मजगांव डॉक शिप लिमिटेड मुंबई ने करा है। लागत इसके 310 करोड़ के आसपास ये तटरक्षक जीवन के बहुआयामी समुद्री पहलुओं पर तैयारी करने के लिए 70 तटरक्षकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षु अधिकारियों को बुनियादी समुद्री प्रशिक्षण प्राप्त करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। और वर्तमान में अगर बात करी जाए तो भारत के अभी जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं
और बात अगर भारत के ही संदर्भ में दोबारा करें कि भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में वित्त मंत्री का कार्य भी देख रही हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जान लेते हैं अगला प्रश्न। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बाढ़ और नदी के कटाव जोखिम प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो एशियाई जो बैंक है इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, और इसके अंदर कितने सदस्य शामिल हैं और कहां कहां ये काम करता है, पुनर्वास के लिए क्या कर सकता है, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होती है उसके अंदर वित्तीय अनुदान प्राप्त या कहने का देने का जो कार्य है कौन करता है, एशियाई बैंक करता है। तो अभी पूछा जा रहा है कि कहां पे किया गया है, तो उसका नाम है असम। और आप देखते हैं कि जब वर्षा जब काल आता है, या कह सकते हैं जब रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान झेलने वाले राज्यों में से असम भी एक है, जहां पे बाढ़ और भूस्खलन जैसी चीजें जो प्राकृतिक आपदाएं एक आम बात है वहां पे सबसे ज्यादा होती हैं, और सबसे ज्यादा वहां के जो नागरिक हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि बारिश के दौरान वहां पे फ्लड की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया असम। देख लेते हैं, असम में बाढ़ के लिए $200 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। भारत एशियाई बैंक एडीबी जो बैंक है का संस्थापक सदस्य और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा तो है कौन सा, चाइना, और जबकि भारत का स्थान आता है चौथा। एशियाई विकास बैंक एआईडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई बैंक एडीबी के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम मात्सुतो असाकावा है, और कुल सदस्यों की देशों की बात करें तो वहां पे 68 देश है, जिसके अंदर प्रमुख एशियाई जो देश है वो इसके अंदर सदस्य देश हैं। भारत इसके अंदर चौथा शेयर भागीदार है, और सबसे बड़ा जो भागीदार है उसका नाम है चाइना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल जो कोर्ट है वो एफटीसी स्थापित किया जाए? अब मैं आपको बताता चलूं कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कितने फास्ट ट्रैक, तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो यौन शोषण से संबंधित जितने भी प्रकार की एफआईआर लॉन्च करी जाती हैं, और इसके अलावा महिलाओं को या बालिकाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी समस्याओं से भी सामना करना पड़ता है। यद्यपि उसके लिए भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के कानून बना दिए गए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पर उनको त्वरित न्याय मिल सके, उसी के लिए कार्रवाई ये करी जाती है। तो इसके बारे में आपको कुछ और अन्य फैक्ट भी बता देता हूं कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए सलामती और सुरक्षा के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें एफटीसी के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रत्येक अदालत में एक न्यायिक और 7 अन्य कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल होंगे, और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 28 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया, जहां पे 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, और वहां पे त्वरित न्याय, ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर संज्ञान में आती है उसी समय उसको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका क्या मिले, उसके सहारे के जरिए महिलाओं को न्याय मिले, और इसी की धारणा को संगत करने के लिए ये सारी चीजें की गई है। मैं आंसर यहाँ पे लगाना आपको भूल गया था, तो यहाँ पे 1023 है, जैसा कि मैंने आपको उत्तर के दौरान बताया। चलिए देख लेते हैं अगला। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कह सकते हैं बात होती है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल का जब उत्पादन होता है, जो उत्पाद होता है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आशय ये है कि उतनी कीमत पे तो सरकार को उसको खरीदना ही पड़ेगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का फायदा मिल सके। और इसी की तर्ज के अंदर एमएसपी एक कानून भी लेकर के आया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से रद्द हो गया था। अभी सरकार के अंदर 6 फसलों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसके अंदर गेहूं है, मैसूर है, और सबसे ज्यादा अगर बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो मैसूर दाल के अंदर सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जहां पे दलहनों को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जा सके, या कह सकते हैं कि किसान सबसे ज्यादा दलहनों का क्या करें, उत्पादन कर सकें। और इसी के लिए 6 जो फसलें थी उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल किया, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाया गया है, जिसमें मसूर की दाल सबसे ज्यादा है, जिसका न्यूनतम प्राइस ज्यादा बढ़ा है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है मसूर दाल में हुई 425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, रैपिड सरसों 200 रुपए प्रति क्विंटल की बात में। इसके अलावा गेहूं कुसुम हरेक 150 रुपए प्रति क्विंटल, जौ में 115 रुपए, और इसके अलावा चना 105 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, जहां पे किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिल सकते, उनको उतने पैसे मिल सके। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। आउटलुक ग्रुप ने विकास किस बैंक के सहयोग से सेवानिवृत्ति योजना के कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 के शुभारंभ की घोषणा करी है? उस बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो
एक जो कहते हैं ना कि रिटायरमेंट की जो डेट होती है, रिटायरमेंट की जो डेट के अंदर 40 आफ्टर 40 के आसपास का शुभारंभ उन्होंने किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है 40 आफ्टर में 2 दिवसीय कार्यक्रम और एक्सपो है, जिसके 2023-24 जनवरी को मुंबई में जियो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर में इसको आयोजित किया जाएगा, जिनका काम है कि 40 आफ्टर 40 का ये है कि सेवानिवृत्त जो होने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए कितनी प्रकार की वित्तीय, एक तो कह सकते हैं कि जो जोखिम कवर है उसको भी उन्होंने पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कुछ हल्ले। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के लिए साइकी नामक एक उच्च तकनीक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो उसका नाम है नासा। नासा ने साइकी नामक एक उच्च तकनीक वाला एक यान जो है वो लॉन्च किया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। नासा ने लॉन्च किया 3.5 अरब किलोमीटर की यात्रा करेगा, क्षुद्र ग्रह पूरी करके 6 साल के बाद में शुक्र ग्रह पे पहुंचेगा, 26 मिनटों तक परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष यानों शुक्र ग्रह के पहुंचने के बाद में 226 किलोमीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह पे 10,000 क्वाड्रिलियन ट्रिलियन मूल्य के धातु वहां पे मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए नासा जो स्पेस कंपनी है उसने वहां पे इस अभियान को लॉन्च किया है, और वहां पे कौन कौन सी आपको वहां पे संभावनाएं नजर आ रही हैं उसी के बारे में ये यान क्या करने वाला, अनुसंधान वहां पर करने वाला है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। मणिपुर उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? उनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल, और उनको जो है अगला मुख्य न्यायाधीश उनको वहां पर बनाया गया है। जान लेते हैं कुछ इनके बारे में। जस्टिस सिद्धार्थ मनुल को 13 मार्च 2008 में दिल्ली का हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। उसके बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से वहां पे संचालित हो रहा है, और 1862 में इसकी यहाँ पे स्थापना हो गई थी, और अधिनियम 1800 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, जब सबसे पहली बार वारेन हेस्टिंग्स ने उच्च न्यायालयों की घोषणा करी थी। और आप देख पा रहे हैं कि जो सिद्धार्थ मर्दुल है उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं कुछ अगला प्रश्न। 2023-24 में ईरानी कप में शेष भारत ने अपनी जीत के 7 खिताब को कितने खिताब जीते हैं? तो अभी तक उन्होंने 30 खिताब जीते हैं। शेष भारत ने ईरानी जो ट्रॉफी जो क्रिकेट की होती है और इसको बीसीसीआई कंडक्ट कराता है, उसके 30वां खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। 30वां ईरानी खिताब इन्होंने जीत लिया। ईरानी कप का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। ईरानी कप में 4 दिन का मैच खेला जाता है। बीसीसीआई ने 1969-70 में ही अपने दिवंगत कोषाध्यक्ष जिनका नाम जल ईरानी के सम्मान में जो ईरानी कप की शुरुआत करी थी, और भारत इसमें अभी तक अधिकतम 30 बार इस जो है कप का विजेता बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल एमएसएन सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में से भारत के किस शहर को शामिल किया गया? तो मैं आपको कह दूं, पर्यटन डेस्टिनेशन के तौर पे हालांकि तो भारत के सभी राज्य इसमें अव्वल रहते हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, राजस्थान है और यूपी है। लेकिन अगर शहरों की बात करी जाए तो यहाँ पे झीलों की नगरी उदयपुर, उसका स्थान जो है वो भी शीर्ष स्थानों में से रहता है। इसके अलावा वहाँ के जो होटल्स हैं, होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे उदय विलास जैसे बड़े होटल हैं, जिनका विश्व परिदृश्य की भी बात करते हैं, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो होटल्स हैं उनके अंदर भी उनका नाम आता है। और हाल ही के अंदर एक वेटलैंड शहर की भी घोषणा की गई थी भारत का, कौन सा था? तो वो शहर भी कौन है? वो भी उदयपुर है। और उदयपुर की जो स्थापना है उदय सिंह ने करी थी, राजस्थान के अंदर है ये, और झीलों की नगरी के नाम से ये विश्वविख्यात है। तो उदयपुर इसका आंसर है। भारत का अकेला उदयपुर शहर इसकी सूची के अंदर शामिल इसको किया गया। 25 शहर इसमें शामिल किए गए थे, और जिसके अंदर भारत का उदयपुर का जो शहर है वो तीसरा स्थान करता है। प्रथम स्थान प्यूर्टो वलार्ता है जो मैक्सिको के अंदर है। तो ये भी सनसेट के तौर पे सबसे पहले अगर किसी का अव्वल स्थान आता है तो वो इसका आता है। जान लेते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में विश्व पशु संगठन ने भारत को किस पशु को क्या कर दिया गया है? मुक्त कर दिया गया है। जो अभी पशु संगठन ने भारत को किससे, कौन से रोग से इसको मुक्त कर दिया गया है? तो उसका नाम है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो किस में होता है? ये होता है जितने भी जो बर्ड का मतलब तो सीधा ये मुर्गी पालन से ही होता है। तो मुर्गियों के अंदर सबसे ज्यादा ये देखने में पाया जाता है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। भारत में सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसके केस कम देखे गए, उसी की वजह से इसने सारी चीजें ये करी हैं। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। बर्ड फ्लू को कर दिया है मुक्त। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन से राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। भारतीय वैश्विक स्तर पर अगर देखे जाए तो अंडे उत्पादन करने वाले देशों में भारत का शीर्ष में से तीसरा स्थान है।
तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है, जहां पे अंडा उत्पादन के अंदर भारत का स्थान तीसरा है। चलिए जान लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। हाल ही में भारत द्वारा विश्व कैडेट संतृप्त चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस शहरों में किया जाना था? इस शहर का नाम मिस्र है। और अभी हाल ही के अंदर अभी हमास वर्सेस इजराइल, और कह सकते हैं कि हमास ही जो है वो फिलिस्तीन का ही एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिनके बीच में अभी कुछ दिनों से वहां पे संघर्ष चल रहा है, जहां पे इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। और उसी को रिटालिएट करने के लिए इजराइल जो है बार बार हमास कह सकते हैं गाजा पट्टी पे बहुत जोरदार तरीके से आक्रमण कर रहा है। और अभी हाल ही के अंदर हम सब लोग देख ही रहे हैं कि एक अस्पताल पे न जाने किस देश ने या कौन से संगठन ने वहां पे मिसाइल छोड़ी, जिसकी वजह से अंदर अस्पताल में जितने भी लोग जो रोगी लोग थे उनको भी निशाना बनाया गया और उसके अंदर जो हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो ये अपने आप में मानवीय संवेदना को देखते बहुत बड़ी घटना है। सभी विश्व के सभी देशों ने इस पर संवेदना प्रकट करी है, लेकिन इजराइल और हमास के अपने अपने क्या है तर्क दिए जा रहे हैं कि किसने इसको छोड़ा है। चलिए देख लेते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ होने वाला था, तो ये था मिस्र के अंदर इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन वहां की स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं है और उसी की वजह से भारत ने अपना नाम शतरंज से वापस ले लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। भारतीय टीम ने इजराइल और हमास के बीच में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर शनिवार को शर्म अल शेख, एक जो है मिस्र का ही शहर है, जहां पे एक विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जो है वो चल रही थी या होने वाली थी, वहां पे भारतीय खिलाड़ियों ने, ये कह सकते हैं भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है वो पीस एंड काम बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता जो अभी 5 राज्यों में जो लगी हुई है उसी के बारे में से एक सवाल पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं वो कार्यवाही हेतु किस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं, सी विजिल ऐप। सी विजिल एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी नागरिक अगर चुनाव से संबंधित अगर कोई किसी प्रकार का उल्लंघन किया जा रहा है उसकी शिकायत इसमें दर्ज कर सकता है। और मुख्य निर्वाचन जो आयोग है या कह सकते हैं निर्वाचन अधिकारी जो सब राज्यों के अंदर, जहां पे 5 राज्यों में जो होने वाले हैं उनके द्वारा इस शिकायत को आगे भेज सकता है, जिसपे उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सके। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। सी विजिल एक ये ऐप है, ये आमजन इसका उपयोग कर पाएंगे और कदाचार की घटना से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसको भेज सकता है और ये सारी चीज इसमें की जाएंगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये जो एक अपना जो युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है जो यूएसए और भारत के बीच में अभी तक 18 बार जो है वो करी जा चुकी है। और भारत और यूएसए दो बहुत बड़े रक्षा पार्टनरशिप भी है इनकी, और संयुक्त सेनाओं का अभ्यास भी इनका लगातार किया जाता रहा है। क्वाड के द्वारा भी, क्वाड जो होता है उसके द्वारा भी जो भारत की नौसेना और भारतीय अमेरिकी जो नौसेना उनके मध्य भी जो है ऐसी चीजें करी जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे मिलिट्री इवेंट्स होते हैं, इसमें कह सकते हैं भारत सबसे ज्यादा रक्षा उपकरणों में तो रूस से आयात करता है, लेकिन अमेरिका से भी अभी लगातार जो है वो भारत रक्षा उपकरणों की डील अभी करने लगा है। तो बहुत बड़ा रक्षा पार्टनर है। और अभी इसका जो अभी कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज की बात की जा रही है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, तो फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका के अंदर ये 19वां संस्करण था। तो कभी एक बार भारत और एक बार ये अमेरिका में एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और इससे पहले जान लेते हैं कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया। यह भारतीय सेना और अमेरिका सेना के द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और दोनों हर बार एक जो है, अभी इस बार अमेरिका ने किया तो अगली बार भारत भी यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर जो अंतिम प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया है। तो बात कर रहे हैं कि समलैंगिक अभी कानून को मान्यता देने के लिए बहुत बड़ी खबर बनी थी और इसका जो डिसीजन आया था वो आया था सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या कह सकते हैं कि निर्णय के बारे में आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि समलैंगिक जो विवाह है इसको अनुमति नहीं दी जा सकती भारत के परिप्रेक्ष्य में। और उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठी थी और जजों का जो निर्णय आया उस जजों के निर्णय के अंदर एक मत से स्वीकार किया गया कि वर्तमान में समलैंगिक विवाह को भारत में मंजूरी देने का ऐसा कोई विचार नहीं बनता। हाँ, यद्यपि केंद्र कानून ऐसा बना सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा रही थी और एक याचिका आई थी और उसी के मद्देनजर एक संविधान की पीठ बैठाएगी और उस पीठ का जो निर्णय था वो था कि भारत के अंदर समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं दी जा सकती। और इसी के क्रम में देखा जा रहा है तो भारत के अंदर ये डिसीजन आया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ।
फैक्ट्स। भारत में समलैंगिक विवाह और इस जो रिलेशनशिप के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़ों ने एक याचिका दायर करी थी और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए इनकार करते हुए कहा कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अब अगर समलैंगिक का मतलब होता है एक ही लिंग से वो संबंध रखते हैं और इससे प्राकृतिक चीजें हैं, या कह सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय या प्राकृतिक न्याय की जो अवधारणा होती है उसके अंदर किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। और इसी के देखते सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को इसलिए कहते हुए इनकार कर दिया कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह की जो है वो अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आज की इस करंट अफेयर्स के अंदर आपने जाने 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों की समरी के साथ में कि कौन कौन से आंसर या कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते थे, उन्हीं को किया हमने शामिल प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को आप लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को अपने बारे में, इस चैनल के बारे में बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।